मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक से होंगे। चलिए आज हम फिर से आ गए हैं अपने साइंस के लेक्चर पे। तो लास्ट वीडियो तक में हम लोगों ने कवर कर लिया था पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल क्या होती है ना, कि पीएच वैल्यू क्या होती है, स्केल में उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, और अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में पीएच के कुछ एग्जांपल्स भी देख लीजिए, लाइक कि डाइजेशन में किस तरीके से पीएच का रोल होता है, हमारी एवरीडे लाइफ में क्या रोल होता है, माउथ में क्या रोल होता है, टूथ डीके कैसे होता है, किसी सॉइल का पीएच आपको निकालना है कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमने डिस्कस कर ली थी। आज हमें आगे बढ़ना है साल्ट में, है ना, मोर अबाउट सॉल्ट, मतलब सॉल्ट के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। अब साल्ट क्या होता है, तो जब आपको याद होगा हमने पढ़ा था इसे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो एसिड और बेस एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज है उसको खत्म कर देते हैं। एसिड और बेस क्या है, अपोजिट होता है। जब ये मिलते हैं तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसमें से एक प्रोडक्ट होता है हमारा साल्ट, ठीक है। अब जब ये साल्ट बनता है तो साल्ट को हम मान के चलते हैं कि साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ साल्ट में। लेकिन अभी हमको पढ़ना है फैमिली ऑफ साल्ट। तो कोई भी साल्ट अगर आपके सामने है, एक साल्ट रखा है या दो साल्ट रखा है, कैसे हम उसकी फैमिली को डिफाइन करते हैं, हम कैसे, मतलब फैमिली ऑफ साल्ट से हम क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, साल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। मतलब क्या हुआ, साल्ट तो ठीक है, सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव जैसे Na+ हो गया, H+ हो गया, ये पॉजिटिव आयंस हो गए हैं या पॉजिटिव रेडिकल्स हो गए हैं। नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव, और रेडिकल्स का मतलब ये जो अलग अलग चीजें आप देख रहे हो, Na+, Cl-, दैट आर कॉल्ड रेडिकल्स, ठीक है ना, आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास, अब देखो फैमिली मतलब अगर एक साल्ट है तो उसकी कोई फैमिली नहीं है, मतलब अकेला क्या फैमिली है ना, तो कम से कम हमारे पास दो सॉल्ट तो होने ही चाहिए, है ना। तो हमने एग्जांपल लिया है NaCl और Na2SO4 सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब आप जब NaCl को ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे ब्रेक डाउन होगा NaCl, तो Na+ और Cl- में, है ना। देखिए Na+ क्या है, पॉजिटिव रेडिकल है, और Cl- क्या है, निगेटिव रेडिकल है। Na2SO4 में हम बात करते हैं तो Na2+ और SO4 ये अगेन पॉजिटिव रेडिकल है Na2+, और SO4 ये नेगेटिव रेडिकल है। अब हम फैमिली की जब बात करते हैं तो जब सेम टाइप के पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल हमको मिल जाते हैं, सेम टाइप के, सेम टाइप का मतलब यहाँ भी Na+ है और यहाँ भी Na+ है। 2+ से कंफ्यूज नहीं होना है, 2 तो उसका नंबर है ना, तो वैलेंसी के हिसाब से नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सोडियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव यहाँ भी है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही साल्ट में आपका जो सोडियम है वो कॉमन है। सोडियम इसमें भी है, सोडियम इसमें भी है, दोनों ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेडिकल है। नेगेटिव वाले अलग अलग है, इसमें Cl है, इसमें SO4 है, उससे मतलब नहीं है। पर अगर NaCl और Na2SO4 की हम बात करें तो इसमें सोडियम दोनों में कॉमन है, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि दीज सॉल्ट्स आर बिलोंग टू सोडियम फैमिली, या सोडियम साल्ट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलेंगे इनको हम, सोडियम साल्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर NaCl आपका सोडियम फैमिली में है तो वो किसी और फैमिली में नहीं जा सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए NaCl में Na+ है तो Cl- भी तो है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा साल्ट होगा जिसमें Cl- होगा फिर से, तो यही NaCl को हम फिर बोल देंगे क्लोराइड साल्ट भी बोल देंगे। जैसे कि आप इसमें देखो, एक हमारे पास साल्ट है KCl, तो इसको हमने ब्रेक डाउन किया तो K+ Cl-, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो K+ और Cl- ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है। NaCl फिर से लिया हमने, Na+ Cl- पॉजिटिव रेडिकल। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे पोटेशियम है और सोडियम है, तो पॉजिटिव रेडिकल में तो कुछ भी कॉमन हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव रेडिकल की जब हम बात करते हैं तो Cl- यहाँ भी है, Cl- यहाँ भी है, तो ये हमको सेम मिल गया। ये बात समझ में आ रही ना, ये सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स का मतलब यही है, ठीक है ना, कि वो सेम होना चाहिए।
तो Cl माइनस यहाँ पे भी है, Cl माइनस यहाँ पे भी है, निगेटिव रेडिकल है, दोनों में सेम है, तो इन दोनों साल्ट को आप बोल देंगे क्लोराइड साल्ट्स। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे इन दोनों की हम बात करें तो इसमें क्लोराइड जो आयन है वो सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों क्या बोल देंगे, क्लोराइड साल्ट्स बोल देंगे। ठीक है ना, तो NaCl अब सोडियम साल्ट भी है और क्लोराइड साल्ट भी है ना, क्योंकि भाई उसके हिसाब से दोनों का वो मैच बन सकता है। तो दो साल्ट हैं, उनको हमें देखना पड़ता है कंपेयर करके कौन सा रेडिकल सेम है, और जो रेडिकल सेम है वही वाला सॉल्ट उन दोनों को हम बोल देंगे, है ना। K2SO4 देखिए, पोटेशियम सल्फेट लिया यहाँ पे और Na2SO4 लिया है। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं, चलिए देखिए Na2SO4 और K2SO4, इसमें Na2 प्लस SO4 2 माइनस, K2 प्लस SO4 2 माइनस, पॉजिटिव रेडिकल देखिए सोडियम और पोटेशियम अलग अलग है, लेकिन यहां पे आपका SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस सल्फेट आयन आपका सेम है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सल्फाइड फैमिली से हो जाएंगे, सल्फेट फैमिली से। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो भी हमारे पास साल्ट्स हैं तो उनके रेडिकल्स के आधार पे हम उनको बोल सकते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं pH ऑफ साल्ट पे, pH ऑफ साल्ट पे। अब जब हम pH की बात करते हैं किसी भी साल्ट के, तो pH का मतलब आप क्या होता है ये आप जानते हैं, है ना। एक हमने pH स्केल पढ़ रखी थी, उसमें जो कहाँ से कहाँ तक उसमें नंबरिंग होती है 0 to 14। 0 मतलब मोस्ट एसिडिक, 14 मतलब मोस्ट बेसिक एंड 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। तो साल्ट्स को हम बेसिकली मान के चलते हैं न्यूट्रल, क्योंकि वो एसिड और बेस की कंबाइंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलकर के बनते हैं। अब देखिए हम एसिड और बेस की बात कर लेते हैं। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, तो बदले में उससे रिएक्शन करने के लिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस भी लिया है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब उनका आप रिएक्शन करवाओगे और उसके बाद जो साल्ट बनेगा वो एकदम न्यूट्रल रहेगा, उसकी जो pH वैल्यू है वो 7 के आसपास रहेगी। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों ने मिलकर एक दूसरे की पूरी प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया। ठीक अब आपने एक लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन बेस आपने एक मीडियम टाइप का ले लिया, माइल्ड बेस ले लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लिया आपने, तो दोनों में रिएक्शन होगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी और वो साल्ट ही बनेगा। लेकिन चूंकि एसिड इस बार बहुत पावरफुल था, तो जो साल्ट बनेगा वो थोड़ा सा जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक नेचर का होगा। बात समझ में आ रही ना, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था, बेस जो था वो वीक था। तो जब दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो एसिड तो बेस को पूरा ही साफ कर देगा, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो बेस है वो एसिडिक नेचर को पूरा खत्म नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वीक एसिड है। तो जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्ट बनेगा उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, और उस साल्ट का जो pH होगा वो 0 से 7 के बीच में कहीं पे वेरी करेगा, है ना। 7 से पीछे होगा तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब कितना एसिडिक होगा भाई, तो वो डिपेंड करता है आपका बेस और एसिड पे, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कितना वीक एसिड है, उसके हिसाब से 0 से 7 के बीच में कहीं पे वो आ जाएगा उस स्केल में, है ना। मतलब 4 पे 5 पे 6 पे जितना हिसाब से एसिड है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, बेस की बात करते हैं। हाईली मतलब जो अपना बेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने 14 वाला, और एसिड हमने वीक लिया ऐसे ही, है ना। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो जो हमारा साल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, थोड़ा सा वो साल्ट जो होगा वो बेसिक नेचर पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने पूरा एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म कर दी, लेकिन हमारा एसिड वीक था, वो बेस की जो प्रॉपर्टी उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। तब हमारे को जो सॉल्ट मिलेगा उसका जो नेचर होगा थोड़ा सा क्या होगा, बेसिक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने ये पूरी कहानी समझ ली ना किस तरीके से, पूरा डिपेंड करता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर दोनों इक्वल टाइप के हैं, इक्वली स्ट्रेंथ दोनों की है, तो जो आपको रिजल्टेंट सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा। दोनों में से कोई ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी, तो वो दूसरे वाले के हिसाब से साल्ट पे उसका असर दिखने लग जाएगा। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो साल्ट आपका एसिडिक हो जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका साल्ट जो है वो बेसिक हो जाएगा। कितना एसिडिक या बेसिक, तो वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस पे। ठीक है, तो यही था इसमें हमारे pH ऑफ साल्ट में। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन सॉल्ट है
साधारण नमक जो हम खाते हैं, घरों में जो नमक खाते हैं, टाटा साल्ट, भास्कर नमक, दुनिया भर के नमक आते हैं कि भाई ये आयोडाइज्ड है, ऐसा है वैसा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। साधारण नमक जो हम घरों में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। ये NaCl है, घरों में यही नमक खाया जाता है। कहाँ से मिलता है, किस तरीके से होता है, किस यूज़ में आता है, क्या क्या इससे हम कर सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो अभी तो हम इसका यूज़ केवल खाने में ही करते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स के लिए ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इसकी हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं जो कि अलग अलग तरीके से यूज़ में आती हैं। स्टार्टिंग करते हैं, बनता कैसे है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली सी वाटर से होता है ना। समुद्र के पानी में बहुत सारे साल्ट मिले होते हैं, उसको जब हम सुखाते हैं तो हमको NaCl मिल जाता है। पानी जो है वो भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और जो नीचे आपको NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको मिल जाता है, ठीक है ना। या बहुत पहले की बात करें, जब बहुत सदियों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो बड़े बड़े समुंदर थे वो सूख गए थे। धरती क्या होती है, हमेशा अपना स्टेट चेंज करती रहती है, चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती हैं। तो किसी समय पे बहुत पहले कहीं पे कोई समुद्र था, लेकिन बाद में वो सूख गया, पूरा पानी उसका उड़ गया किसी कारण से। तो जब पानी उड़ गया तो उस समुद्र का जो पूरा का पूरा नमक है वो नीचे एक पूरी लेयर में जम जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो नमक की चट्टानें हैं, इसे क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग रूपों में ये पाया जाता है। चलिए अब हम इसके कुछ केमिकल यूज देख लेते हैं कि NaCl से आप आगे और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एक NaCl का बहुत इंपॉर्टेंट यूज देखने वाले हैं कि NaCl से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो NaCl बेसिकली यूज होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए एक प्रोसेस का सेटअप यहाँ पे दिया गया है, मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है, डायग्राम इसका मैंने बना दिया है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि ये आपका एक कंटेनर है ना। यहाँ पे 4 यहाँ पे आउटलेट आप देख सकते हैं रखा हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, इसको हम बोलेंगे एनोड और इसको हम बोलेंगे कैथोड, है ना। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इसमें इन्वॉल्व है। एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, है ना। ये सिमिलर वैसे ही एनायन और कैटायन वाला मैंने बताया था ना, H प्लस OH माइनस। तो H प्लस को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, और OH माइनस को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं आप ये समझिए। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेना है हमको। क्या लेना है, एक्वस सॉल्यूशन NaCl का। NaCl क्या है, हमारा वही सिंपल खाने का नमक जो होता है NaCl एक्वस, ठीक है ना। इसको एक्वस मतलब पानी में घोल करके, है ना, दैट इज कॉल्ड एक्वस। इसको मिला के बोला जाता है ब्राइन। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन बोलते हैं, है ना। NaCl एक्वस सॉल्यूशन को मिला करके हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोला जाता है, ठीक है। अब जब ये ब्राइन आपका इसमें एंटर करता है तो ये पूरा हो गया, इससे फिल्ड हो जाता है। इस पूरे कंटेनर को हमने एक्वस सॉल्यूशन, पानी और नमक के सॉल्यूशन से हमने इसको फिलअप कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन दिख रही है। बेसिकली ये होता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल होती है ना। यानी कि जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो निगेटिव आयंस होंगे वो इससे क्रॉस करके इस तरफ जा सकते हैं, और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो इससे क्रॉस करके इस तरफ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ये बहुत बेसिक सा फंडा है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बैटरी लगी हुई देखिए, प्लस वाला कनेक्टेड कहाँ से है, यहाँ पे है, ये एनोड है। अब अगर मैं इसको एनोड बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये पॉजिटिव वाला है ना। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयंस को। तो जो Cl माइनस है और जो OH माइनस है ये इस तरफ आ जाएंगे। नेगेटिव से कनेक्टेड कौन सा है, कैथोड। क्या होता है इस पे, माइनस होता है। माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस को। तो H प्लस Na प्लस इस तरफ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई ना। अब ये चीजें आ कहाँ से रही हैं, तो भाई जब NaCl में एक्वस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। वाटर में जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है। किसमें, तो NaCl जो है वो आपका डिकम्पोज हो गया Na प्लस और Cl माइनस में,
और वाटर भी है साथ में, इसमें ध्यान रहे। ब्राइन में क्या क्या होता है, एक्वस NaCl है, तो एक्वस मतलब कि वाटर, है ना। तो H2O किसमें हो जाता है, H प्लस एंड OH माइनस में, है ना। इसमें NaCl और H2O दो चीजें हैं, NaCl ब्रेक डाउन हो गया Na प्लस Cl माइनस में, और H2O ब्रेक डाउन हो गया H प्लस और OH माइनस में। अब इसकी जो निगेटिव आयंस हैं दोनों के, Cl माइनस OH प्लस, वो किस पे आएगा, पॉजिटिव पे, जिसको हम बोलते हैं एनोड, है ना। तो मैं सीधे ये बोलूंगा कि जो निगेटिव रेडिकल्स है, निगेटिव आयंस हैं, वो किस पे आएंगे, एनोड पे आ जाएंगे। और जो पॉजिटिव आयंस हैं लाइक Na प्लस एंड H प्लस, वो चले जाएंगे कैथोड पे। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक। तो ये हमारी मेम्ब्रेन है, इससे हमारे जो आयंस हैं अपनी अपनी जगह पे चले गए, ठीक है ना। अब Cl माइनस जो है वो कंबाइन होकर के Cl2 क्लोरीन गैस बना लेती है ना। तो इस वाले चैम्बर पे, ये जो एनोड का चैम्बर है, इसमें आपको यहाँ पे मिल जाती है Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, ठीक है ना। क्लोरीन गैस यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, देखिए Na प्लस H प्लस, ठीक है। तो H प्लस मतलब कि हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे मिल जाती है आपको हाइड्रोजन गैस, H2 गैस आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है ना। एक्यूमुलेट होते हैं और रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बन के यहाँ से निकल जाता है। तो एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, ठीक है ना। ये दो चीजें हमको मिल गई NaCl से। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए Cl माइनस तो चला गया ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ पे H प्लस भी चला गया ऊपर गैस के फॉर्म में। क्या बचा, Na प्लस और OH माइनस। तो अब ये जो ब्राइन बचा है, इसमें क्या क्या बचा है, Na प्लस OH माइनस। तो अब यहाँ से जो ब्राइन हम निकालेंगे, ब्राइन ये क्या कंटेन करेगा, कंटेनिंग NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्योंकि Cl माइनस तो क्लोरीन के फॉर्म में ऊपर निकल गई, H प्लस यहाँ से हाइड्रोजन के फॉर्म में ऊपर निकल गया। अब यहाँ बचा Na प्लस, यहाँ बचा OH माइनस। तो NaOH का जो सॉल्यूशन है वो NaOH कंटेन करता हुआ ब्राइन यहाँ से बाकी बचा हुआ हम निकाल लेंगे। और इस ब्राइन में क्या रहेगा, NaOH रहेगा। NaOH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। बात समझ में आ गई है ना। तो ये पूरा इस तरह का प्रोसेस होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, है ना। क्लोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्लोरीन गैस मिलती है। एल्कली क्यों बोलते हैं, तो आपने अगर पिछले चैप्टर में ध्यान दिया हो तो एल्कलीज उसको बोला जाता है, उस बेस को बोला जाता है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। सारे बेसेस जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो जो बेस आपका पानी में घुल जाता है उसको हम बोलते हैं एल्कली, है ना। तो ये NaOH क्या है, एक बेस है। पुरानी चीजें ध्यान करते रहना पड़ेगा आपको, है ना। एसिड इसको बोलते हैं जिसमें H प्लस आयन होता है, बेस इसको बोलते हैं जिसमें OH माइनस आयन होता है। तो NaOH में आप देखिए क्या क्या है, Na प्लस OH माइनस। तो ये बेसिकली क्या है, एक बेस है ना। और ये बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्कली, ठीक है ना। तो क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर बेस डिसॉल्विंग इन वाटर, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। नाम क्लियर हो गया ना आपको। अब ये आपका यहाँ पे मिल गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है और बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो झागदार होता है ना। ये हमने पढ़ा है ना कि जैसे सोप हो गया, साबुन हो गया, उसमें क्या है, झाग निकलता है। क्यों, क्योंकि उसमें बेस होता है ना। अब जो हमको यहाँ अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं, इनका यूज क्या होता है देख लेते हैं फटाफट से। तो जो क्लोरीन गैस है वो आपकी यूज होती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। क्लोरीन गैस डालते हैं, उससे क्या है, कीटाणु वगैरह बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट जहाँ पे करते हैं, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट का मतलब नदियों से वो पानी लेते हैं, वो एक अलग ही पूरी कहानी है उसकी, है ना। तो हम बाद में बताएंगे आपको। तो वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल्स में होता है। स्विमिंग पूल में अगर आप कभी जाते हो, देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल आती रहती है उस पानी में। तो वो किसकी रहती है, बेसिकली क्लोरीन की ही रहती है, क्योंकि उसको स्विमिंग पूल में मिलाया जाता है। क्योंकि तरह तरह के लोग आके उसमें नहा रहे हैं, उनका पूरा शरीर का पसीना और दुनिया भर के सब गंदगी उसमें मिल रही है। तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी को ना होने पाए, पानी साफ रहे, इसके लिए उसमें क्लोरीन मिला दी जाती है ना। PVC में हो गया, CFC में हो गया, पेस्टिसाइड का भी वही काम है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लोरीन का इसमें यूज हो जाता है। जो हाइड्रोजन गैस मिल रही है, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो फ्यूल में। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बहुत इनफ्लेमेबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है ना। तो एज अ फ्यूल इसको हम यूज कर सकते हैं। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज करके उसको हम बना सकते हैं। तो अमोनिया बनाने के लिए भी फर्टिलाइजर के रूप में हाइड्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। अब जो आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया है,
ये एक बेस है, झागदार होता है, तो इससे हम वैसे वाले काम कराएंगे, जैसे कि डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है पर है कुछ नहीं, मेटल्स को डिग्रीस करना है ना, उसमें ग्रीस लगा हुआ है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो बर्तन गंदे हो जाते हैं, उसको हम साबुन से क्यों धोते हैं? सिंपल पानी से आप धोगे तो उसकी जो चिकनाई है वो नहीं निकल पाती है ना। कि जब आपका ये बेस होता है, जो झाग होता है, तो वो जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पूरी तरीके से डिकम्पोज करके हटा देता है, ठीक है ना। तो मेटल से अगर आपको डिग्रीसिंग यानी कि ग्रीस निकालना हो, ऑयल निकालना हो, ये सब चीजें निकालनी हो उसको, तो आपको NaOH का वहां पे यूज करना रहेगा। साथ में सोप्स का भी काम वही रहता है, हमारी डिग्रीसिंग करता है वो, है ना, हमारी सफाई करता है वो, तो सोप बनाने के काम में आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है भाई साहब, है ना, और पेपर मेकिंग के फॉर्म में आता है। तो ये कुछ यूज हो गए आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका मैंने आपको सब कुछ अभी बता दिया है किस तरीके से बनता है, क्या रॉ मटेरियल हमको चाहिए इसमें, NaCl, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या उनका यूज़ होता है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें और एक बार इसकी रीडिंग अच्छे से आप बुक में कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके आगे फिर जो भी थोड़ा बहुत एक वीडियो और बचा हुआ है उसको हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।